ओके, ठीक हो? एम्बुलेंस भेजिए। ये जो व्यक्ति अभी जॉगिंग करते वक्त गिर गया था, अटैक हुआ है। इसकी ना तो अभी नर्व्स चल रही है, ना ये सांस ले रहा है। क्या इसकी मृत्यु हो गई है? और इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? मैं डॉक्टर राजू केडिया, सचिव प्राणोदय संस्था का, मेरे साथ मेरी टीम में डॉक्टर सुनीत गुप्ता और डॉक्टर प्रदीप टंडन आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को जीवित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। सडन डेथ हुई है इसकी, तो पहले तो आपको कुछ कारण पता होने चाहिए जिसमें ये सडन डेथ होती है। सडन डेथ के मुख्य कारण हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, अक्सर डूबने की घटनाएं होती हैं। बच्चे बिजली के करंट के शॉक की वजह से जिनका हार्ट काम करना बंद कर देता है, दुर्घटना और जहरीली गैसें, ये हमारी कुछ मुख्य दुर्घटनाएं हैं जिसमें कि सडन डेथ हो जाती है। हम लोग CPR BLS बोलते हैं। CPR BLS कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बेसिक लाइफ सपोर्ट है। चूंकि इस व्यक्ति का हार्ट और लंग नहीं काम कर रहा है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि इसके हार्ट और लंग को हम किसी प्रकार से काम कराने की कोशिश करें। और चूंकि आपके पास फील्ड में कोई उपकरण नहीं है, इसलिए इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक चीज है। आपका मस्तिष्क बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। उसमें धीरे धीरे कुछ डैमेज होने लगता है, और अगर ये समय 10 मिनट से ज्यादा का हो जाए तो ये डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप हों तो आपको उस पेशेंट की मदद करने में बहुत फुर्ती दिखानी चाहिए। ऑक्सीजन वातावरण से आपके शरीर में पहुंचती है, और इसके लिए शरीर में 3 हिस्से हैं। पहला A एयरवे, B ब्रीदिंग, C सर्कुलेशन। एयरवे हवा का वो रास्ता होता है जिससे वातावरण की हवा हमारे फेफड़े के अंदर पहुंचती है, और ये रास्ता साफ होना चाहिए। हवा जब लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारे लंग्स को सुचारू रूप से काम करना चाहिए। इस क्रिया से शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। और तीसरी क्रिया C सर्कुलेशन, हार्ट से संबंधित है। हार्ट अगर ठीक से काम करेगा, खून जिसमें काफी मात्रा में ऑक्सीजन है, ये शरीर के सारे हिस्से में जाएगी और इस व्यक्ति के ब्रेन को भी पहुंचा देगी। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें, और इसके लिए जो भी टेक्निक हम लोग करते हुए अगर इस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो इसके जीवित रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब आपको थोड़ा सा हम लोग ये तीनों तरीके कैसे करने हैं ये करके बताएंगे। पहला स्टेप आपको याद रखना है, एयरवे से ही शुरू करते हैं। एयरवे में केवल एक समस्या आती है, हवा के रास्ते में कहीं कोई रुकावट ना हो, और कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश है तो उसकी जबान जो है वो निश्चित तौर पर उसके हवा के रास्ते को बंद कर देती है। इसलिए पहला काम जो हम करते हैं, हवा का रास्ता खोलना होता है। 2 आसान तरीकों से हवा का रास्ता खोलते हैं, जिसको कि हम लोग हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट बोलते हैं। हेड टिल्ट में माथे पर हाथ रख करके गर्दन को पीछे ले जाते हैं, और चिन लिफ्ट में चिन को पकड़ करके ऊपर उठा लेते हैं। इन दोनों क्रियाओं से हमने उस मरीज के नीचे वाले जबड़े को ऊपर उठा दिया है, और इसके साथ साथ जबान ऊपर उठ गई है, और जबान की वजह से जो रास्ता बंद था वो रास्ता अब खुल गया है। अब ये व्यक्ति सांस की रास्ते की समस्या दूर कर दी है। अब इसके फेफड़े में पूरी तरीके आसानी से हवा पहुंचे। इस प्रकार से सर, अगर आप कान अपना इसके मुंह के पास रखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं। अगर ये सांस ले रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं ले रहा है तो आपको फौरन 2 बार इसको कृत्रिम सांसें देनी है। कृत्रिम सांस देने के लिए एयरवे तो खुला होना ही चाहिए। उसके अलावा एक हाथ से आप उसकी नाक को बंद कर दें, दूसरे अंगूठे से उसका मुंह थोड़ा सा खोलें, अपने अंदर एक लंबी सांस खींचें, और फिर अपने होंठ, इस मरीज के होंठ के चारों तरफ एयर टाइट सील करके अपनी सांस इसके फेफड़े के अंदर फूंकें, और अपनी नजरों से देखें कि ये छाती ऊपर उठ रही है कि नहीं।
जब हम सांस फूंकते हैं अपनी, तो इसको देखते हैं कि इसकी छाती रोल। सांस फूंकते वक्त आपकी नजर उसकी छाती पर होनी चाहिए और ये देखना है कि इसकी छाती ऊपर उठ रही है कि नहीं। सांस फूंकते वक्त हमें ये देखना है कि इसकी छाती ऊपर उठनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसके फेफड़े के अंदर उचित मात्रा में हवा पहुंच रही है। इसके बाद से फिर हम तीसरे स्टेप पर आते हैं जिसको सर्कुलेशन बोलते हैं। इस पेशेंट के फेफड़े में उचित मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है। अब हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये ऑक्सीजन इसके पूरे शरीर में जाए और मस्तिष्क तक में पहुंचे। इसके लिए हम लोग क्लोज्ड कार्डियक मसाज करते हैं। क्लोज्ड कार्डियक मसाज देने के लिए निप्पल लाइन को हम लोग देखते हैं। निप्पल लाइन के जस्ट पास में बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में जो ब्रेस्ट बोन होती है उस पर एक हथेली रखते हैं। उंगलियां छाती के ऊपर नहीं रखनी है, दूसरी हथेली ऊपर रख करके फिर 1.5 से 2 इंच का दबाव हम लोग पैदा करते हैं। इसको हमें 100 प्रति मिनट के रेट से करना है और 30 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद फिर हम फौरन इसको 2 सांसें और देंगे और 30 बार क्लोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से ये क्रिया आपको 2 बार सांस देने की और 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करने की कंटिन्यूसली करनी है जब तक कि आप इस पेशेंट को हॉस्पिटल ना पहुंचा दें या इस पेशेंट की रिकवरी हो जाए। इसके अलावा अगर कभी किसी कारण से आप इसको कृत्रिम सांस ना दे सकें तो उस कंडीशन में इसका कार्डियक मसाज होना बहुत जरूरी है। ये आप बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, इसको बराबर करते हुए पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। यही समस्या अगर छोटे बच्चों में होती है तो उसमें क्रिया यही होती है, छोटे छोटे अंतर के साथ। प्रेशर कम देना है आपको सांस में भी और कार्डियक मसाज के लिए भी। बहुत छोटे बच्चों में अगर आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है तो चूंकि नाक और मुंह उस बच्चे के बहुत पास पास होते हैं तो अपने मुंह से नाक और मुंह के अंदर दोनों में एक साथ सांस फूकेंगे। आइए अब आपको 1 साल से 12 साल के बीच के बच्चों में सीपीआर कैसे देना है इसके बारे में बताते हैं। सांस देते वक्त आप केवल इतने फोर्स से सांस दें जिससे कि उसकी छाती थोड़ी सी ऊपर उठे। और कार्डियक मसाज करने के लिए 2 हाथों के बजाय आप केवल अपना 1 हाथ का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर यही समस्या 1 साल से छोटे बच्चे में होती है तो हम सीपीआर कैसे देंगे इसके बारे में बताते हैं। छोटे बच्चों में चूंकि नाक और मुंह पास पास होते हैं इसलिए कृत्रिम सांस देने के लिए हम अपने मुंह से नाक और मुंह दोनों के अंदर फूकेंगे। कार्डियक मसाज के लिए इतने छोटे बच्चे में आप अपने अंगूठे या 2 उंगलियों से यही कार्य करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये आपको प्रोसीजर बताया गया है ABC जिससे कि आप किसी व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान में रखने की है। अगर आप कोई ऐसी इमरजेंसी में हैं तो पहले तो आप सिचुएशन को असेस करें। सिचुएशन को असेस करने का मतलब ये होता है कि सिचुएशन सेफ होनी चाहिए।
सिचुएशन असेस करने के बाद से फिर आप मदद के लिए पुकारें। ये काम आने वाला है और इसमें आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी जो सबसे मुख्य बात है, सीपीआर के लिए मरीज को हार्ड सरफेस पे रखना बहुत जरूरी है। या तो जमीन पर लेटा हो या हार्ड सरफेस पे लेटा के, तभी आप ये कार्य उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और इसको करते हुए आपको हॉस्पिटल पेशेंट को लेकर के जाना। ये जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग और क्लोज कार्डियक मसाज आप कर रहे हैं, ये आप तब तक करेंगे जब तक कि कोई आपके पास पैरामेडिकल टीम ना आ जाए या आप इस प्रोसीजर को करते हुए उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक ना पहुंचा दें। अगर ऐसा हम निरंतर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बीच बीच में जो ऑक्सीजन की कमी उस मरीज के ब्रेन को होगी, उसकी वजह से कुछ डैमेज हो जाएगा। पेशेंट को शायद बचा लिया जाएगा, लेकिन डैमेज की वजह से उस पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे पैरालिसिस हो सकता है, बावल ब्लैडर पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, बोलने के काबिल नहीं रह जाता है, कुछ इस प्रकार की रेजिडुअल प्रॉब्लम्स उसके साथ रह जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये कार्य अगर आपने शुरू किया है तो तब तक करते रहें जब तक कि डॉक्टर्स की टीम को हैंडओवर ना कर दें। जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, अगर किसी समय किसी भी वजह से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने में दिक्कत आती है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन कार्डियक मसाज उसका आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ऐसा करने से हार्ट चलता रहेगा, सर्कुलेशन बना रहेगा और उसके साथ साथ इसके कार्डियक मसाज के दबाव के साथ से भी थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेंटेन रहेगा। हार्ट का काम अगर बंद कर दिया तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। अगर ऐसी कोई दुर्घटना घर में होती है तो आप अपने पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे देंगे, और अगर ऐसी कोई दुर्घटना सड़क पर होती है और आप किसी को कृत्रिम सांस नहीं देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप कृत्रिम सांस ना लें, लेकिन कार्डियक मसाज उसका अवश्य करते हुए उसको हॉस्पिटल ले जाएं। 15 मिनट तक करीब आप उस पेशेंट को इस प्रकार से जीवित रख सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप टंडन, प्लास्टिक सर्जन एवं इंस्ट्रक्टर प्राणोदय, आपको बेसिक ट्रॉमा मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि इन स्थितियों में क्या करना चाहिए। अभी आपको डॉक्टर राजू केडिया और डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि किसी भी आकस्मिक मृत्यु के स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखते हैं इंसान बेहोश है या होश में है। यदि इंसान बेहोश है तो उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। यदि सांस नहीं चल रही है तो आप ABC चेक करते हैं और CPR शुरू कर देते हैं। अब कुछ दुर्घटनाएं या कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको CPR करते करते साथ में उन स्थितियों पर भी ध्यान देना है। यदि खून काफी बह जाता है तो आपका CPR इफेक्टिव नहीं होगा। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब स्थितियों को देखने के लिए यदि हम सिर से लेकर पैर तक एक सरसरी निगाह से देखते हैं तो हम ये स्थितियां कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके शरीर में कोई जानलेवा चोट ना हो। कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है, रक्तस्राव रोकने के लिए जिस जगह से खून बह रहा है वहां पे साफ कपड़ा रख करके 10 मिनट तक दबा कर रखें। 10 मिनट तक दबा कर रखने से ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। गर्दन की रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लगी है वो आप कभी भी डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे आपके मन में ये शक तुरंत आना चाहिए कि इस इंसान की गर्दन की रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है। जैसे काफी ऊंचाई से 10 फीट या 20 फीट की ऊंचाई से कोई इंसान गिरा हो और वो सिर केवल नीचे आया हो, या 100, 150, 125 की स्पीड से कोई इंसान बाइक या कार चला रहा है और एकदम से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी रुक जाती है। इन स्थितियों में गर्दन की रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है। ऐसा डाइवर्स जो लोग पानी में छलांग लगाते हैं, डाइव करते हैं, और यदि किसी वजह से वो पानी बहुत गहरा नहीं है, नीचे तलहटी से उनका सिर टकराता है, उस स्थिति में गर्दन की रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है। इन स्थितियों में कभी भी हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट इस तरह से नहीं करते हैं। गर्दन का मूवमेंट हमेशा इन स्थितियों में नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में जबड़ा ऊपर उठाने के लिए हम यही काम
गर्दन को स्टेबलाइज करते हुए, गर्दन का मूवमेंट रोकते हुए अपने अंगूठे से जबड़े के दोनों एंगल ऊपर उठाते हैं। चेहरे की चोटों में, यदि चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर होता है या नाक में फ्रैक्चर होता है, चोट लगती है, तो जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से सांस का रास्ता बंद हो सकता है। उन स्थितियों में यदि आपको सीपीआर देना पड़ रहा है तो आपको बीच बीच में उसका सांस का रास्ता साफ करना पड़ेगा। यदि इंसान बेहोश है लेकिन सांस चल रही है उसकी, तो उस स्थिति में इंसान को करवट लिटा करके अस्पताल भेजना चाहिए। सीने की चोटों में यदि सीने में कोई घाव है तो उसको हमेशा किसी पॉलीथीन पन्नी से या रुमाल से सील कर देना चाहिए और उस इंसान को घाव को सील करने के बाद अस्पताल भेज देना चाहिए। पेट के घाव जिनमें पेट के अन्न बाहर आ जाते हैं, जैसे आंतें बाहर आ जाती हैं, आंतों को किसी साफ कपड़े को गीला करके गीले कपड़े से कवर कर देना चाहिए और इंसान को अस्पताल भेज देना चाहिए। शरीर में किसी भी जगह पे यदि कोई चाकू या धारदार चीज से चोट लगती है और वो चाकू शरीर में लगा हुआ है या सरिया शरीर में लगी हुई है, तो उस स्थिति में चाकू या सरिया या कोई भी धारदार चीज शरीर से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ कॉमन हादसे, उन हादसों की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जैसे आग लगना। जलने के बाद सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार पानी होता है। जले हुए अन्न पे पानी तब तक डालना चाहिए जब तक कि जलन कम ना हो जाए। यदि बिजली या करंट लगा है तो उस स्थिति में आपको ABC का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और यदि जरूरत है तो CPR करते हुए इंसान को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। डूबते हुए इंसान को यदि आप बचाते हैं, परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखें, अपने को बचाते हुए ही किसी की मदद करें। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो आप पानी में न कूदें, लेकिन यदि आप किसी इंसान को बचा रहे हैं, बचाते हुए बाहर ले आते हैं, तो उसका पेट या सीना दबा करके पानी बाहर निकालने की कोशिश कतई ना करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा ABC चेक करें। यदि सांस नहीं चल रही है तो CPR शुरू कर दें और CPR करते हुए इंसान को अस्पताल ले जाएं। आकाशीय बिजली गिरने से बचाव आप कैसे करेंगे? ऐसे मौसम में आमतौर पे बाहर जमीन, सड़क, मिट्टी सब गीली होती है। कोशिश करें कि आप गीली जमीन पे ना रहें, लेकिन यदि ये संभव नहीं है तो जमीन पर लेट जाएं, या ऐसा भी यदि संभव नहीं है तो बैठ करके अपने सिर को घुटनों के बीच में छिपा लें। घरों में यदि LPG गैस लीक है, उस स्थिति में कभी भी बिजली के स्विच ऑन या ऑफ नहीं करने चाहिए। यदि ऑन है तो उसको ऑन रहने दें, ऑफ है तो उसको ऑफ रहने दें। खिड़की और दरवाजे खोल दें और हवा अंदर आने दें। एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन जिसमें शरीर का कोई अंग कट के अलग हो जाता है। अक्सर मेरे पास फोन आता है कि डॉक्टर साहब हाथ अलग हो गया है, क्या करें? उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस कटे हुए हिस्से को प्रिजर्व करना चाहिए और कैसे अस्पताल ले जाना चाहिए। कटे हुए अंग शरीर में दोबारा जोड़े जा सकते हैं, प्रत्यारोपण किया जा सकता है, ये माइक्रो सर्जरी द्वारा संभव है। शरीर का कोई भी अंग यदि कट जाता है तो उस हिस्से को साफ करके एक पॉलीथीन में रखें, उस पॉलीथीन को बर्फ में रखें और जितनी जल्दी हो सके उस इंसान को अस्पताल शिफ्ट कर दें, अस्पताल भेज दें और खून का इंतजाम करने के लिए तैयार रहें। यदि अस्पताल आप 1-2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि कटा हुआ हिस्सा दोबारा प्रत्यारोपित किया जा सकता है। Everyone clear? Sure. इस प्रकार से आपने ये देखा है कि किसी एक नए व्यक्ति को जिसको CPR की प्रॉपर टेक्निक मालूम थी, उसने इस व्यक्ति को जान बचाने में उसकी मदद करी है।